हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो यहाँ पे हम लोग जितने भी स्टूडेंट DFCCIL के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका एग्जाम अभी होना है, उनके लिए हम लोग CRM क्वेश्चन कर रहे थे। CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो अभी तक हम लोग 20 क्वेश्चन कर लिए थे। काफी कम ही क्वेश्चन हुआ था पिछले वाले वीडियो में। तो यहाँ पे हम लोग प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस बार कर पाए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन चाहिए थे और मैं पहले ही इसको बोल चुका हूँ कि मैं इसका एक्सप्लेनेशन ठीक से नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि पढ़ा हुआ नहीं है, सीधी सी बात है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि 21वां क्वेश्चन, वो ये है कि CRM टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन। CRM तकनीकी किसमें मदद कर सकती है? तो डिजाइनिंग डायरेक्ट मार्केटिंग एफर्ट्स, प्रत्यक्ष विपणन प्रयासों को डिजाइन करने में, या डेवलपिंग न्यू प्राइसिंग मॉडल, नए मूल्य निर्धारण मॉडल विकसित करने में, या प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन फास्टर, लेन देन तेजी से संसाधित करने में। तो ये जो CRM टेक्नोलॉजी है, ये चाहे वो डिजाइनिंग डायरेक्ट मार्केटिंग एफर्ट्स हो, डेवलपिंग न्यू प्राइसिंग मॉडल हो, या प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन फास्टर, सभी में ये हेल्प करती है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पे आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस झोंकिएगा कि आपको भी थोड़ा अंदाजा लगना चाहिए कि क्या सही हो सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आप इनसे परिचित होगे, मार्केटिंग से। न्यू प्राइसिंग मॉडल ये क्या कहना चाहता है, डेवलप करना न्यू प्राइसिंग मॉडल, या फिर ट्रांजेक्शन को फास्टर करना, ये सब CRM टेक्नोलॉजीज में हेल्प करती है। राइट, सो यहाँ पे डी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, करना आप ही को है, भले ही वहां पे कम टाइम है, लेकिन एक बार इसको पढ़िएगा, जो आपको लगेगा उसको टिक करिएगा, अदरवाइज छोड़ भी दीजिएगा, क्योंकि पेपर इतने टफ बन रहे हैं कि जैसे वहां पे आपको काफी कम टाइम होगा, पेपर इतना टफ बन रहा है कि ऐसा नहीं कि जबरदस्ती वहां पे क्वेश्चन को कर दे। ठीक है, मैंने बहुत पहले बोला था कि आप लोग ज्यादा अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा थे, अब यहाँ पे कम लोग हैं, तो थोड़ा बच बचा के। राइट, अगला क्वेश्चन है CRM कैसा है? बिजनेस सेंट्रिक है, मनी सेंट्रिक, प्रॉफिट सेंट्रिक, या कस्टमर सेंट्रिक? तो देखिए, काफी सारी चीजें होती हैं जो केवल बिजनेस सेंट्रिक होती हैं, या फिर मनी सेंट्रिक ही होती हैं, प्रॉफिट सेंट्रिक होती हैं। लेकिन CRM एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो क्या है? कस्टमर सेंट्रिक है, यानी कि ग्राहक केंद्रीकृत है। सो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। टैग लाइन ऑफ रिलायंस जियो कंपनी। रिलायंस जियो कंपनी का टैग लाइन क्या है? इसको मैं एक अलग वीडियो में करा देता हूँ। यह है कि जियो जी भर के एंड डिजिटल लाइफ। डिजिटल लाइफ एक्चुअली क्या है? इसका स्लोगन है। ठीक है, अब देखे होगे रिलायंस जियो कंपनी का डिजिटल लाइफ इसका स्लोगन है, और इसका टैग लाइन जो है वो क्या है? जियो जी भर के। ठीक है, अगला है कि व्हाट आर द CRM टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स। CRM प्रौद्योगिकी घटक क्या है? तो देखिए, यहाँ पे फ्रंट ऑफिस सोल्यूशन है, एक आपका बैक ऑफिस सोल्यूशन है, यानी CRM इन द बैक ऑफिस, और एक आपका EAIs है, यानी कि एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशंस फॉर CRM के लिए एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन। ये सारी की सारी क्या है पता है? सॉफ्टवेयर है एक। तो ये सब क्या है? एक तरीके से CRM टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट्स हैं। फ्रंट ऑफिस सोल्यूशन इन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं CRM में। ठीक है, तो ये सब एक तरीके से क्या है? CRM टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट्स हैं। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि एनालिसिस एंड सेगमेंटेशन इंजन प्रोवाइड्स। विश्लेषण और विभाजन इंजन प्रदान करता है क्या चीज? तो बिल्ड ट्रस्टेड कस्टमर रिलेशनशिप, विश्वसनीय ग्राहक संबंध प्रदान करता है, और परफॉर्म्स बिजनेस एनालिसिस, सेगमेंटेशन एंड प्रेडिक्शन। ठीक है, एक तरीके से यहाँ पे हेल्प इन प्रेडिक्शन में ये हेल्प करता है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। एक तो आपका विश्वसनीय ग्राहक संबंध प्रदान करता है, और प्रेडिक्शन में भी हेल्प करता है। ये जो आपका है विश्लेषण और विभाजन इंजन, यानी कि एनालिसिस एंड सेगमेंटेशन इंजन। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि डैश एक्सर्ट्स द ब्रॉडेस्ट एंड डीपेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द बाइंग बिहेवियर। तो क्या चीज खरीद व्यवहार पर सबसे व्यापक और गहरा प्रभाव डालता है? अब देखिए, ये आपके लिए थोड़ा एक इंपॉर्टेंट हो सकता है कि प्रभाव डालने के लिए तो सब कुछ डालता है, जैसे सामाजिक परिस्थिति, वहां की क्या है, सोशल फैक्टर्स, वो भी आपके बाइंग बिहेवियर पे प्रभाव डालती हैं। और इंटरनेशनल फैक्टर्स, जो अंतरराष्ट्रीय कारक हैं, कहीं कहीं पे वो भी आपको इन्फ्लुएंस करती हैं। पर्सनल फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा है ब्रॉडेस्ट एंड डीपेस्ट, यानी कि व्यापक और गहरा प्रभाव क्या डालता है? तो वो आपका है कल्चरल फैक्टर। ठीक है, कि आप जैसे कोई भी बिजनेस कर रहे हो कहीं पे भी, तो आपको देखना होता है कि उस लोकेशन का कल्चर क्या है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो आपका बिजनेस वहां पे सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, मतलब जैसे मैं आप लोग काफी सुनते होंगे इधर भी हिंदू मुसलमान, तो उसी से रिलेटेड अगर आप सोचिए अपने इस क्वेश्चन से रिलेटेड, कि आप एक हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में हो। ठीक है, वहां पे क्या होगा? जैसे आप अगर एक हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में हो, जहाँ पे हिंदू ज्यादा हैं, तो वहां पे आप ले जा करके जितने भी मुसलमानों से रिलेटेड जो वहाँ के ड्रेसेस वगैरह होते हैं, कपड़े होते हैं, उनको बेचोगे तो वो ज्यादा नहीं बिकेगा, क्योंकि वहाँ पे कल्चर ही नहीं है वो।
तो वो नहीं बिकेगा। इसी तरीके से अगर आप मुस्लिमों वाले क्षेत्रों में हो, वहां पर जाकर के हिंदुओं की जैसे चीजों को बेचोगे तो वो नहीं बिकेगा, ठीक है। तो बस मेरे ये समझाने का बस ये मतलब है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग हिंदू मुसलमान मत करिएगा, बट मेरे ये कहने का मतलब है कि कल्चरल फैक्टर ज्यादा प्रभावित करता है इन कंपेरिजन टू सोशल फैक्टर, इंटरनेशनल और पर्सनल फैक्टर्स, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो बाइंग बिहेवियर है उसमें कल्चरल फैक्टर ज्यादा प्रभावित करता है कि आप किस कल्चर में अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, अभी कल्चर क्या चल रहा है। जैसे आप ये सब सोशल मीडिया भी देखते होगे, आप यूज करते होगे, तो इंस्टाग्राम हो गया, चाहे यूट्यूब ही हो गया, चाहे कुछ भी, ये जितनी भी एप्स हैं वो भी ट्रेंड्स को ही फॉलो करती हैं। जिसका ट्रेंड चल रहा होता है उसको आपको बहुत दिखाता है, बार बार दिखाता है, ठीक है। तो वही है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो वो ट्रेंड को देख करके नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा, राइट। तो कल्चरल फैक्टर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे अभी आप ही का जो सब्जेक्ट देखिए सीआरएम, इसको काफी सारे इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ा रही हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इसमें काफी कम बच्चे हैं, काफी कम इस पे ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली कोई भी अपने पहले बिजनेस को देख रहा है तो उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो ट्रेंड को वो फॉलो कर रहा है कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, कहाँ पे वैकेंसीज है, बिहार का भी कुछ वैकेंसीज हैं, दरोगा का, तो पता नहीं किसका किसका, तो वहां पे लोग उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, तब जाकर के वो वहां पे सक्सेस पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कल्चरल फैक्टर सिंपली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा है अमेजन टैगलाइन। अमेजन का टैगलाइन क्या है? तो इसका टैगलाइन है वर्क हार्ड, हैव फन, मेक हिस्ट्री, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आपका करेक्ट है, वर्क हार्ड, हैव फन, मेक हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है कि डैश यूज सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स सच एज न्यूट्रल नेटवर्किंग एंड क्लस्टर। सो क्या चीज तटस्थ नेटवर्किंग और क्लस्टर विश्लेषण जैसी परिष्कृत गणितीय और सांख्यिकी तकनीकी का उपयोग करता है? तो ये है आपका डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग इन सब चीजों का यूज करके डेटा वेयर हाउस में से जो भी जरूरत की चीजें होती हैं उनको पिक करता है, ठीक है। जो भी जरूरत की चीजें होती हैं उनको पिक करता है, डेटा माइनिंग। तो ये सोफिस्टिकेटेड, ये क्या यूज करता है, सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक सच एज न्यूट्रल नेटवर्किंग एंड क्लस्टर। तो क्या करता है, डेटा माइनिंग, ये चीजें यूज करता है, डेटा माइनिंग। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस। उपभोक्ता निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? तो अगर हम बात करें यहाँ पे कंज्यूमर है, कस्टमर नहीं, कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस, उसका लास्ट स्टेज क्या होता है? तो उसका जो लास्ट स्टेज होता है पोस्ट परचेज बिहेवियर, खरीदने के बाद का व्यवहार, ठीक है। खरीदने के बाद का उसका व्यवहार क्या है, उसका फीडबैक क्या है, वो यहाँ पे उसका अंतिम चरण होता है, ठीक है। तो कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस का जो लास्ट स्टेज होता है वो क्या होता है, खरीदने के बाद का उसका व्यवहार। अगर कोई चीज वो खरीद लेता है उसके बाद वो क्या फीडबैक देता है, दैट इज हिज डिसीजन प्रोसेस, ठीक है। उसका निर्णय प्रक्रिया होता है, वो लास्ट स्टेज होता है उसका पोस्ट परचेज बिहेवियर, खरीदने के बाद का उसका व्यवहार। अगला क्वेश्चन है परसेंटेज आर नंबर ऑफ कस्टमर्स हु मूव फ्रॉम वन लेवल टू नेक्स्ट लेवल इन बाइंग डिसीजन प्रोसेस इज कॉल्ड। तो यहाँ पे क्रय निर्णय प्रक्रिया में एक स्तर से अगले स्तर तक जाने वाले ग्राहकों का प्रतिशत या संख्या क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे कोई होता है कंपनी, वो कहता है कि पहले आप मेरे इस चीज को ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक स्टेप अपग्रेड करके मैं आपको इस चीज को दिलवा दूंगा। जैसे नहीं होता है किसी का सब्सक्रिप्शन ही लेना होता है, या फिर कोई बीमा कंपनियां होती हैं, वो क्या कहती हैं, पहले जाकर के आपको समझाती हैं, सब कुछ कराती हैं, उसके बाद आपसे कुछ आपकी जानकारियां लेती हैं, फिर आप पे वो छोड़ देती हैं कि अगर आपका मन है तो आप आइएगा, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है। लेकिन वो ज्यादा फोर्स करती हैं कि आप आइए, बार बार आपको फोन करते रहते हैं। तो आप अभी इस लेवल तक हो, ठीक है। तो एक लेवल तक हो, यहाँ से जब आप उस अगले लेवल तक चले जाते हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जन रेट कहते हैं, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज और नंबर ऑफ कस्टमर्स who move from one level to next level in buying decision process is called conversion rate, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ कस्टमर्स इस लेवल से इस लेवल तक जा पा रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उनका कन्वर्जन रेट कहते हैं। कि यहाँ पे हमने काफी सारे लोगों को ये चीजें बताई, ठीक है, एक सेमिनार करके, लेकिन गए कितने लोग, मान लीजिए हम यहाँ से 10 लोगों को और 3 ही लोग गए, तो अब ये कन्वर्जन रेट निकाला जाएगा, कितना कन्वर्ज हुए, यहाँ से 10 में से 3 ही हुए, तो उसका कन्वर्जन रेट है क्या, ठीक है। तो ये आपका होता है कन्वर्जन रेट। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज सूटेड टू ओल्ड इकोनॉमी। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति पुरानी अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त है? देखिए जो ओल्ड इकोनॉमी होती थी उसके लिए यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटजी होती थी, तो कस्टमाइजेशन, अनुकूलन,
ठीक है। अनुकूलन, वो हर चीज का अनुकूलन यानी कि हर चीजों को कस्टमाइज करके चलती थी, पहले की जो ओल्ड इकोनॉमी थी, राइट। तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन करेक्ट होगा। लेकिन वहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी सुटेड टू न्यू इकोनॉमी, उनकी में से कौन सी रणनीति नई अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त है, तो ये है आपका वैयक्तिकरण, ठीक है, पर्सनलाइजेशन। इसको आप ध्यान दीजिएगा, मतलब ओल्ड इकोनॉमी के लिए अगर पूछे कि कौन सी स्ट्रेटजी थी तो कस्टमाइजेशन, और यहाँ पे अगर न्यू, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे अगर पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज सुटेड टू द न्यू इकोनॉमी, तो ये आपका होगा पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन मतलब पर्सनलाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइडिंग कस्टमर एक्सपीरियंसेस दैट आर tailored to the consumer individual needs and preferences। मतलब जो कंज्यूमर है उसका खुद का क्या नीड है, क्या उसकी प्रेफरेंसेस है, इसको ध्यान में रख करके अगर हम बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, पर्सनलाइज्ड सर्विस, ठीक है। ये जो सर्विस होती है ये अब जो नई इकोनॉमी है उसके लिए अगर हम बात करें कौन सी स्ट्रेटजी शूट करती है, तो ये आपका वैयक्तिकरण, कि हम किसी भी व्यक्ति के इंडिविजुअल नीड्स और प्रेफरेंसेस को जाने, फिर उसके हिसाब से उसको सर्विस प्रोवाइड करें, तो ये होता है पर्सनलाइज्ड सर्विस, ठीक है, यानी कि वैयक्तिकरण। पहले क्या होता था, कंपनियां ज्यादातर बिजनेस पे अपने फोकस करती थी, बिजनेस स्ट्रेटजी उनका होता था, यानी कि वो अपने कंपनी का देखती थी कि कंपनी को क्या नीड है, ठीक है, और वहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं उनको क्या नीड है कि ताकि ये कंपनी को अच्छे से चला सके। लेकिन ये जो सीआरएम टेक्नोलॉजी अब या फिर जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो ज्यादातर फोकस करती है कि कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है, कस्टमर को क्या चाहिए या कंज्यूमर को क्या चाहिए, उनकी क्या नीड है। तो यहाँ पे व्यक्तिकरण, यहाँ पे आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा कि नई इकोनॉमी के लिए कौन सी स्ट्रेटजी सूट करती है, तो ये आपका हो जाएगा पर्सनलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सीआरएम वैल्यू चेन मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, तो सीआरएम वैल्यू चेन मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो ये बटल के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या आपका करेक्ट है। अगर पूछे सीआरएम वैल्यू चेन मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय किसके द्वारा, तो बटल। अगला क्वेश्चन है कि अ पर्सन्स डैश आर ऑल द ग्रुप्स दैट हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन देयर एटीट्यूड और बिहेवियर, तो एक व्यक्ति के डैश सभी समूह हैं जिनका उनके दृष्टिकोण या व्यवहार पर प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो ऑब्वियसली जो उसके रेफरेंस ग्रुप्स हैं, संदर्भ समूह हैं, इनका किसी भी व्यक्ति पर ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, ज्यादा उस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उसके रेफरेंस ग्रुप पर, कि उसका रेफरेंस ग्रुप कैसा, उसको कैसा रेफरेंस मिला है, किस रेफरेंस पे वो उस कंपनी को देख रहा है या फिर उस बिजनेस को देख रहा है, तो उसका ज्यादा उस पर चाहे वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो आप सिंपली याद रखिएगा, अ पर्सन्स डैश आर ऑल द ग्रुप्स दैट हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस ऑन देयर एटीट्यूड और बिहेवियर, तो ये उसके रेफरेंस ग्रुप से ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उसका जो संदर्भ समूह है। अगला क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल ऑफ इंश्योरेंस कम्स अंडर, यहाँ पे अगर हम बात करें इंश्योरेंस यानी कि बीमा किसके अंतर्गत आता है, तो ये देखिए आपका B2C के अंतर्गत आता है। मैंने आपको बताया था B2C का मतलब कि डायरेक्ट बिजनेस टू कंज्यूमर, यहाँ पे कोई भी सेकेंड पार्टी थर्ड पार्टी ये सब नहीं होती है, ठीक है, मतलब आप यहाँ पे जो भी बिजनेस कर रहे हो, जैसे LIC हो गया आपका, तो उसके जो एजेंट होते हैं वो डायरेक्ट कंज्यूमर तक ही जाते हैं कि आपको LIC जीवन बीमा कराना है कि नहीं कराना है, या फिर काफी सारी ऐसी कंपनियां हैं, तो ये डायरेक्ट बिजनेस टू जो बिजनेस कर रही है वो डायरेक्ट कंज्यूमर तक आ रही है, ठीक है, कंज्यूमर तक। मैंने आपको बताया था कंज्यूमर और कस्टमर में क्या अंतर है। कस्टमर वो होता है जो कि किसी चीज को खरीद रहा है फिर उसको दोबारा किसी चीज को बेच दे रहा है, तो ये इस कंपनी के लिए ये जो ए है वो क्या है, कस्टमर है। फिर ये अगर बी है तो बी भी अगर जो इसको ले रहा है तो ये भी कस्टमर है, अगर ये किसी पर्सन को ये चीज बेच रहा है जो कि अब अंतिम उपयोग इसका कर रहा है, तो जो अंतिम उपयोग कर रहा है वो क्या होता है, आपका कंज्यूमर होता है, जो अंतिम बार उसका उपयोग करता है। और जो चीजों को खरीद करके यूज नहीं करता है दोबारा बेच देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कस्टमर कहते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस टू कंज्यूमर डायरेक्ट अगर हम बात करें तो इसी को कहते हैं B2C, कि डायरेक्ट कोई चीज बिजनेस से कंज्यूमर तक पहुंच गई। जैसे कि यहाँ पे LIC है आपका, ठीक है, जीवन बीमा, तो ये जितनी भी बीमा कंपनियां हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, इंश्योरेंस कंपनियां, वो आपकी B2C के अंतर्गत आती हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है कि CRM प्रोग्राम इन्वॉल्व, CRM कार्यक्रम में शामिल है क्या चीज, तो मार्केट ऑटोमेशन शामिल है, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन शामिल है, कस्टमर सर्विस शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा CRM प्रोग्राम क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व है, मार्केट ऑटोमेशन, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, कस्टमर सर्विस, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कस्टमर टच पॉइंट मीन्स क्या होता है, ग्राहक स्पर्श बिंदु का क्या मतलब है,
तो ग्राहक स्पर्श बिंदु का मतलब कि कोई भी ब्रांड या प्रोडक्ट है, वो जब अंतिम उपभोक्ता के द्वारा या फिर अंतिम जो कंज्यूमर जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा जो भी फीडबैक मिलता है उसको हम लोग कहते हैं कस्टमर टच पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी। एक तो आपका आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन विथ कस्टमर, ग्राहक के साथ बातचीत का जो बिंदु है वो कस्टमर टच पॉइंट में आ जाएगा कि आप ग्राहक के साथ बातचीत कैसे उसको अपनी तरफ मोल्ड करते हो। ठीक है, कैसे अपनी प्रोडक्ट्स को आप उसके तक पहुंचा पाते हो, वो ग्राहक के साथ जो बातचीत का बिंदु है वो आपका कस्टमर टच पॉइंट में आ जाएगा। और पॉइंट ऑफ आफ्टर सेल सर्विस, बिक्री के बाद जो आप उसको सर्विस दे रहे हो वो भी आपके क्या आ जाएगा, कस्टमर टच पॉइंट में आ जाएगा। सो बोथ बी एंड सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन विथ कस्टमर और पॉइंट ऑफ आफ्टर सेल सर्विस। ठीक है, बिक्री के बाद जो आप सर्विस उसको देते हो। और वह स्थान जहां से कंपनी कच्चा माल खरीदता है, ये बिल्कुल नहीं मतलब इसमें आएगा कस्टमर टच पॉइंट में। कस्टमर टच पॉइंट एक तरीके से लास्ट स्टेज होता है। ठीक है, वो है कि आप जब उसको अपना कोई भी प्रोडक्ट देना चाह रहे हो तो उसके साथ जो बातचीत करते हो ताकि उसको लगे कि हाँ दोबारा मैं यहाँ पे आकर के बाय करूँ इस चीज को, तो वो कस्टमर टच पॉइंट हो जाता है। जैसे नहीं होता है कि आप कोई कोर्स लेते हो तो आप पहले जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट होती हैं वहां पे आप बात करते हो, वो बातचीत का जो बिंदु होता है, अगर आप ले भी चुके हो तब भी, नहीं भी ले चुके हो तब भी, तो वो जो बिंदु होता है वो कस्टमर टच पॉइंट होता है। उसके बाद जो आपको सर्विस दी जाती है कि अगर आपका कोई फॉल्ट निकलता है या फिर आपको उसमें अपग्रेड करना रहता है बीच बीच में, तो जो सर्विस मिलता है वो भी क्या आता है, आपके कस्टमर टच पॉइंट में आता है। अगला क्वेश्चन है कि इज एसेंशियली अ बिजनेस स्ट्रेटजी फॉर एक्वायरिंग एंड मेंटेनिंग द राइट कस्टमर ओवर द लॉन्ग टर्म। तो यह अनिवार्य रूप से लंबी अवधि में सही ग्राहकों को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए एक व्यावसायिक रणनीति है। क्या चीज, CRM। ठीक है, CRM क्या है, CRM इज एसेंशियली अ बिजनेस स्ट्रेटजी फॉर एक्वायरिंग एंड मेंटेनिंग द राइट कस्टमर ओवर द लॉन्ग टर्म। तो सही कस्टमर को लंबे समय तक रख पाना, यही क्या है, स्ट्रेटजी किसका, CRM का। अब ऐसा होता है ना कि आप कस्टमर तो ठीक है, आप राइट कस्टमर तो पहचान लिए, आइडेंटिफाई कर लिए, लेकिन हो सकता है कि वो वहां पे कुछ ही समय तक रहे। नहीं होता है कि आप ही कहीं रूम लेकर के रह रहे हो या फिर कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपका जो भी 4 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, तो उसके बाद तो आप क्या करते हो, चले जाते हो। तो वो कुछ ऐसे कस्टमर को पिक करते हैं जो कि लॉन्ग टर्म तक वहां पे रहें। ठीक है, एक तो वो सही कस्टमर उनके लिए और लॉन्ग टर्म तक रहें, तो ये CRM टेक्नोलॉजी करती है। ठीक है, इससे पहले हम लोग देखे थे कि ऐसे कस्टमर को आइडेंटिफाई करिए जो आपके अनुकूल हो, लेकिन ये भी वो करता है कि लॉन्ग टर्म तक वो रहें साथ में। ठीक है, CRM टेक्नोलॉजी इसका ये मतलब है। अगला क्वेश्चन है कि द मार्केटिंग मैसेजेस कमिटेड टू कस्टमर्स विशेस इज अ पार्ट ऑफ। तो मार्केटिंग मैसेजेस कमिटेड टू कस्टमर्स विशेस इज अ पार्ट ऑफ परमिशन मार्केटिंग। मतलब ग्राहकों की इच्छाओं के प्रति प्रतिबद्ध मार्केटिंग संदेश का एक हिस्सा क्या है, परमिशन मार्केटिंग। देखिए नाम से भी थोड़ा बहुत अंदाजा आप लगाइएगा, मैंने बोला था कुछ अपना एक्सपीरियंस भी लगाइएगा कि ग्राहकों की इच्छाओं के प्रति प्रतिबद्ध, मतलब ये कस्टमर के पूरे कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी जो भी इच्छा है, उसका जो विश है कि मुझे ये चीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसका एक हिस्सा है परमिशन मार्केटिंग। मतलब नहीं वही चीज की आपको कोई आ करके अपने प्रोडक्ट के बारे में काफी सारा एक सेमिनार में समझा देता है, फिर वो आपके ऊपर है। यहाँ पे वो एक सेमिनार करके समझा दिया, फिर लास्ट जो उसका स्टेज है कि आप इसको बाय कर लीजिए, उसका जो भी कोर्स है या फिर कुछ भी है प्रोडक्ट है, तो वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे हम कह सकते हैं परमिशन मार्केटिंग। ठीक है, परमिशन मार्केटिंग का वो हिस्सा होता है। राइट, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि जहां भी आपको दिखे कस्टमर्स विशेष या ग्राहकों की इच्छाओं, तो वो समझ जाइएगा कि ये परमिशन मार्केटिंग का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट टैगलाइन। माइक्रोसॉफ्ट का टैगलाइन क्या है, बी व्हाट्स नेक्स्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आपका करेक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का टैगलाइन क्या है, बी व्हाट्स नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ SA, सर्विस ऑटोमेशन। ठीक है, सर्विस ऑटोमेशन में देखा था, ये CRM टेक्नोलॉजी का ही पार्ट था। सर्विस ऑटोमेशन CRM प्रोग्रामिंग का हिस्सा था एक्चुअली शायद। तो सर्विस ऑटोमेशन यहाँ पे SA का फुल फॉर्म हो गया। अगला है कि डैश इज अ सब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड टाइम वेरिंग नॉन वोलेटाइल कलेक्शन और डाटा इन सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसीजंस। तो क्या चीज प्रबंधन निर्णयों के समर्थन में एक विषय उन्मुख एकीकृत समय परिवर्तनशील गैर वाष्पशील संग्रह या डेटा है। तो ये आपका है डेटा वेयरहाउसिंग। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या आपका करेक्ट है। तो डेटा वेयरहाउसिंग इज अ सब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड टाइम वेरिंग नॉन वोलेटाइल कलेक्शन और डाटा इन सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसीजंस। तो मैनेजमेंट के डिसीजन के सपोर्ट में ये एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड टाइम वेरिंग नॉन वोलेटाइल कलेक्शन है डाटा का। ठीक है, क्या चीज, डेटा वेयरहाउसिंग, जो हम लोग बोल रहे थे, इसको हिंदी में हम लोग गोदाम कह रहे थे।
ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये डेटा वेयर हाउसिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश प्रेडिक्ट्स फ्यूचर ट्रेंड्स एंड बिहेवियर्स अलाउइंग बिजनेस मैनेजर्स टू मेक प्रोएक्टिव नॉलेज ड्रिवन डिसीजंस। तो डैश भविष्य के रुझानों की भविष्यवाणी करता है और व्यवसाय प्रबंधकों को सक्रिय बनाने की अनुमति देता है। वो क्या है? तो ये आपका है डेटा माइनिंग। ठीक है, डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग देखिए यहाँ पे आप इसको फिल करके भी एक बार देखिएगा कि क्या चीज आपको सही लग रही है। कि डेटा माइनिंग प्रेडिक्ट्स फ्यूचर ट्रेंड्स। देखिए जब भी आपको कोई चीज फ्यूचर से रिलेटेड है कि फ्यूचर ट्रेंड जो कि प्रेडिक्ट करता है फ्यूचर ट्रेंड्स को, तो वो क्या करता है? डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग क्या करता है कि अभी फ्यूचर में किस चीज का ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, फ्यूचर में किस चीज का ट्रेंड चल रहा है, या फिर अभी कोई भी आपका जो प्रोडक्ट है उसका पैटर्न क्या चल रहा है, कैसा होना चाहिए, उसको क्या करता है? पिक करके यहाँ से निकालता है। ठीक है, डेटा माइनिंग जो आपका डेटा वेयर हाउस है। ठीक है, तो डेटा वेयर हाउस से इन चीजों को पिक करना, जो सही इंफॉर्मेशन को, या फिर फ्यूचर का जो ट्रेंड्स है, फ्यूचर का जो पैटर्न्स है, बिहेवियर है, उसको पिक करना क्या कहलाता है? डेटा माइनिंग। ठीक है, तो डेटा माइनिंग प्रेडिक्ट्स फ्यूचर ट्रेंड्स बिहेवियर्स अलाउइंग बिजनेस मैनेजर्स टू मेक प्रोएक्टिव नॉलेज ड्रिवन टू डिसीजंस। तो ये आपका होता है डेटा माइनिंग। मतलब मुझे नहीं पता कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट क्या करें, जो है वो आपके सामने है। राइट, अगला क्वेश्चन है बाइंग बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर कस्टमर इज अफेक्टेड बाय। देखिए यहाँ पे कंज्यूमर और कस्टमर बोला जाए, हालांकि दोनों आपका क्या है? अलग अलग चीज है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक कंज्यूमर कस्टमर हो सकता है, एक कस्टमर कंज्यूमर हो सकता है। ठीक है, लेकिन सभी कस्टमर कंज्यूमर हो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि सभी कंज्यूमर को हम कस्टमर बोल सकते हैं। राइट, तो बाइंग बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर कस्टमर इज अफेक्टेड बाय, किसके द्वारा ये अफेक्टेड होता है? उपभोक्ता ग्राहक का जो क्रय व्यवहार है वो किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो कस्टमर के परसेप्शन से। ठीक है, जो ग्राहक का दृष्टिकोण है बिल्कुल उससे प्रभावित होगा कि उसकी क्या दृष्टिकोण है। और कस्टमर सराउंडिंग्स, अब उसके चारों तरफ क्या माहौल है, जैसे वो जहाँ पे रह रहा है वहां पे लोग क्या रह रहे हैं। सबके आप देखते होगे कि आप ही के घर पे जो आपके पड़ोसी होते हैं, ठीक है, उनको देख करके आप भी सोचते हो कि यार मेरे पास भी एक कार हो जाए, मेरे पास भी ये वाली बाइक हो जाए, या फिर मेरे पास भी आईफोन हो जाए। या फिर अपने दोस्तों में ही आप देखते होगे, अपने दोस्तों के परिवेश में रहते हो तो वो ये अगर ये खरीद लिया, या फिर पढ़ने लिखने के मामले में कह रहे यार वो ये भी पढ़ लिया, मैं नहीं पढ़ा अभी। ठीक है, तो कुछ उन्हीं से रिलेट करके आप इसको सोचिए कि उपभोक्ता या ग्राहक का जो क्रय व्यवहार है वो किससे प्रभावित होता है? तो कस्टमर के सराउंडिंग से, उसके सराउंडिंग्स में क्या क्या चीजें चल रही हैं, तो उससे भी उसका जो खरीदने का व्यवहार है वो प्रभावित होता है। ठीक है, बाइंग बिहेवियर जो वो प्रभावित होता है। और एडवर्टीजमेंट से तो सबको पता है कि बाइंग बिहेवियर प्रभावित होगा ही होगा। पहले जब हम लोग छोटे थे तब तो एडवर्टीजमेंट आता था उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता था, हम लोग कहते थे हटाओ हटाओ इसको, एडवर्टीजमेंट क्यों आ गया। लेकिन अब जो एडवर्टीजमेंट आते हैं वो आपको भी क्या करते हैं, एक तरीके से आपको भी मोहित कर लेते हैं। आपको लगता है जैसे अभी ड्रीम 11 जैसे चलता है कि नहीं? क्रिकेट जब आप लोग देखते हो ड्रीम 11, एडवर्टीजमेंट भले ही आता आपको अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन एडवर्टीजमेंट देखते ही देखते तो आप लोग इसको इंस्टॉल करते हो, फिर उसमें पैसे लगाते हो, है कि नहीं? तो एडवर्टीजमेंट बिल्कुल प्रभावित करता है, तो सबको पता है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है कि दिस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल कस्टमर्स आर प्रोस्पेक्ट्स दैट इज एक्सेसिबल, एक्शनेबल एंड करेंट फॉर मार्केटिंग पर्पसेस सच एज लीड जनरेशन एंड अदर्स। काफी बड़ा हो गया। देखिए क्वेश्चन भी काफी बड़े आएंगे, कॉम्प्लिकेटेड आएंगे। भले ही आपको पढ़ने में यहाँ पे मैं इजी छोटा छोटा पढ़ दे रहा था, लेकिन कोई भरोसा नहीं है क्या पूछ देगा आपसे एग्जाम में। ठीक है, बस इसी वजह से मैं कह रहा था कि हो सके तो इसको एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि माइंड में चीजें रहें। सो यह व्यक्तिगत ग्राहकों या संभावनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी का एक संगठित संग्रह है जो लीड जनरेशन और अन्य जैसे विपणन उद्देश्यों के लिए सुलभ, कार्यवाही योग्य और वर्तमान है। पता नहीं क्या है, फलाना ढिमकाना। मतलब कहने का इसका मतलब यह है कि दिस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन और डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल कस्टमर्स। अब कस्टमर के बारे में जैसे नहीं होता है कि आप किसी चीज पे जाकर के कुछ लॉग इन कर देते हो तो उसके आपके बारे में आपका मोबाइल नंबर चला जाता है, आपका नाम चला जाता है, आप मेल हो कि फीमेल हो ये उसको पता चल जाता है। ये सब चीजें जब आपका एज वगैरह पता चल जाता है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, तो उससे रिलेटेड वो काफी सारी जानकारी जब निकाल लेता है तो उसी तरीके का आपको एडवर्टीजमेंट देना शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम क्या कहते हैं? कस्टमर डेटाबेस कहते हैं। कस्टमर डेटाबेस ये क्या होता है? दिस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल कस्टमर और प्रोस्पेक्ट्स दैट इज देखिए एक्सेसिबल, एक्शनेबल एंड करेंट फॉर मार्केटिंग पर्पसेस सच एज लीड जनरेशन एंड अदर्स। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है? कस्टमर डेटाबेस की आपके बारे में डिटेल्ड जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, कि आपका नाम, नंबर, एज, डेट ऑफ बर्थ, ये सब जानने के बाद वो आपको उसी तरीके का
एडवर्टीजमेंट दे पाए, प्रोडक्ट दे पाए, तो उसके लिए ये क्या कहलाता है, कस्टमर डेटाबेस कहलाता है। ठीक है, कस्टमर डेटाबेस। अगला क्वेश्चन है द मेन ड्रॉबैक ऑफ सीआरएम इज, सीआरएम की मुख्य खामी क्या है? सीआरएम की जो मुख्य खामी है, इम्प्लीमेंटिंग सीआरएम बिफोर क्रिएटिंग अ कस्टमर स्ट्रेटजी, ग्राहक रणनीति बनाने से पहले सीआरएम लागू करना। रोलिंग आउट सीआरएम बिफोर चेंजिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू मैच, संगठन को मिलान में बदलने से पहले सीआरएम को रोल आउट करना। स्टॉकिंग नॉट वोइंग कस्टमर, ठीक है, तो नॉट वोइंग या फिर कस्टमर, ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पे कॉमा में गलती से लग गया है, तो ग्राहकों का पीछा करना, लुभाना नहीं। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है ना कि सीआरएम जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, इसका जो ड्रॉबैक यही है कि ग्राहकों का, ये कस्टमर्स का क्या करते हैं, पीछा करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, काफी सारी ऐसी कंपनियां नहीं होती हैं कि जब तक आप उनका सब्सक्रिप्शन ना ले लो, या फिर जब तक आप उनका जो पॉलिसी है उनकी, जो भी, जैसे कोई बीमा कंपनी है, जब तक आप उसका वो ले ना लो, उनका सब्सक्रिप्शन वगैरह जो भी है, तब तक वो आपको पीछा करती रहती है कि नहीं? तो ये ग्राहकों का पीछा करना, उनको लुभाना नहीं, ये क्या है, ये इसका एक ड्रॉबैक है। ठीक है, आप किसी चीज को, नहीं होता है कि आप लुभा दीजिए कि वो आपका आकर प्रोडक्ट ले ले, ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप उसका पीछा करते रहिए, ये ठीक नहीं है। तो ये क्या है, इसका एक ड्रॉबैक है, राइट। मतलब आप उसको कोई भी किसी चीज का लालच दे दीजिए ताकि वो आपका प्रोडक्ट खरीद ले, यहाँ तक तो ठीक है, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो समझदार है तो लेगा, नहीं लेगा। लेकिन यहाँ पे उसके पीछे ही पड़ जाना, ये थोड़ा सा गलत बात है, इसी वजह से ये ड्रॉबैक हो जाता है। इम्प्लीमेंटिंग सीआरएम बिफोर क्रिएटिंग अ कस्टमर स्ट्रेटेजी, ठीक है, ग्राहक रणनीति बनाने से पहले सीआरएम लागू करना। तो पहले आप यहाँ पे स्ट्रेटजी न बना करके पहले ही सीआरएम लागू कर दे रहे हो, ये भी इसका क्या है, एक ड्रॉबैक है। मैंने नहीं बोला था कि ये पहले आइडेंटिफाई कर लेता है, आइडेंटिफाई, उसके बाद एनालिसिस करता है, ठीक है, स्ट्रेटजी बनाता है, तो ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है। बाकी रोलिंग आउट सीआरएम बिफोर चेंजिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू मैच, ये भी क्या इसका ड्रॉबैक है। सो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए जितने भी आंसर है वो करेक्ट है, भले ही मैं जो बता रहा हूँ वो हो सकता है कि आपको समझ में ना आ रहा हो, मैं पहले ही बोला था कि मैं इसको ठीक से नहीं समझा पाऊंगा, बट आंसर जो भी लिखे हैं यहाँ पे वो करेक्ट है, ठीक है, वो सही है जहां से भी लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि द मेथड यूज्ड टू एक्सेस रियल कॉस्ट आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एन इंडिविजुअल कस्टमर इज, किसी व्यक्तिगत ग्राहक को सेवाएं प्रदान करने की वास्तविक लागत का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है क्या चीज? तो ये आपका है एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग। तो द मेथड यूज्ड टू एक्सेस रियल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एन इंडिविजुअल कस्टमर इज एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग, किसी व्यक्तिगत ग्राहक को सेवाएं प्रदान करने के लिए वास्तविक लागत का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली जो विधि है उसको हम कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग। अगला क्वेश्चन है एट एनी ओकेजन ऑन विच द ब्रांड आर प्रोडक्ट इज यूज्ड बाय एंड कस्टमर। देखिए अभी जो मैंने इससे पहले बोला था कि किसी भी अवसर पर जब ब्रांड या फिर जो प्रोडक्ट है उसका उपयोग अंतिम ग्राहक द्वारा किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कस्टमर टच पॉइंट, ठीक है, कस्टमर टच पॉइंट कहते हैं। और इसमें दो चीजें आपकी थी, एक तो कस्टमर के साथ बातचीत का बिंदु जो था, और एक आपका था कि सेल के बाद जैसे आप उस चीज को बेच देते हो उसके बाद जो सर्विस आप देते हो वो था, ठीक है। तो ये दो पॉइंट थे उसमें कस्टमर टच पॉइंट में। कहा किसको जाता है, तो किसी भी अवसर पर या किसी ओकेजन पर किसी ब्रांड या फिर प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि किसी ब्रांड या फिर उत्पाद का यूज करने वाला जो एंड कस्टमर होता है, उसको जो उपयोग करने वाला अंतिम ग्राहक होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कस्टमर टच पॉइंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट, बाय, यूज एंड डिस्पोज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज और एक्सपीरियंसेस टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। तो ये किस चीज का अध्ययन है कि कैसे व्यक्ति, समूह, संगठन अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं, सेवाओं, विचारों या अनुभवों का चयन, खरीद, उपयोग और निपटान करते हैं। तो ये उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन है, यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट, बाय, यूज एंड डिस्पोज ऑफ गुड्स, सर्विस, आइडियाज और एक्सपीरियंसेस टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। तो अगर आप इसका अध्ययन करते हो तब आपको पता चलेगा कि कंज्यूमर बिहेवियर का अध्ययन, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि उसकी नीड क्या है, ठीक है, उसकी नीड क्या है, वो क्या चीज सेलेक्ट करता है, क्या बाय करता है, ठीक है, और क्या उसका आइडिया है, जो भी है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के बाद, राइट। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपका कि अ कंपनी हैज 500 कस्टमर्स इन स्टार्टिंग ऑफ 2020 एंड आफ्टर 1 ईयर इट बिकम्स 600, बट आउट ऑफ दीज 300 आर ओल्ड कस्टमर्स, फाइंड द सर्वाइवल रेट एंड चर्न रेट। देखिए मैंने आपको सर्वाइवल रेट के बारे में बताया था
इसी को हम लोग रिटेंशन रेट कहते हैं, जो भी हमने पढ़ा था रिटेंशन रेट ना स्टार्टिंग वाले वीडियो में, तो रिटेंशन रेट को ही सर्वाइवल रेट कहते हैं। एंड चर्न रेट, तो हमको रिटेंशन रेट और चर्न रेट दोनों पता करना है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रिटेंशन रेट और जो चर्न रेट होता है प्लस चर्न रेट परसेंटेज में आप देखोगे तो ये 100 के बराबर होता है, ठीक है। अब जो भी आपको फाइंड करना है, जैसे अगर आपको रिटेंशन रेट फाइंड करना है तो 100 माइनस चर्न रेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। अब हम लोग दोनों फाइंड करते हैं ताकि हमको दोनों का फार्मूला पता रहे, और साथ ही ये जो अभी हमने लिखा था वो फार्मूला आपको तो याद ही हो गया होगा। बशर्ते यहाँ पे अब हम बात करते हैं, देखिए कंपनी हैज 500 कस्टमर, यानी कि हमको ये पता चल गया कि स्टार्टिंग में 500 कस्टमर थे, ठीक है। एस इज इक्वल टू, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग फॉर एस आप लिख लीजिएगा। आगे है कि ये देखिए 500 कस्टमर इन स्टार्टिंग ऑफ 2020 चला था, उसके स्टार्टिंग में 500 कस्टमर थे कंपनी के पास। अब कह रहा है कि आफ्टर 1 ईयर इट बिकम 600, एक साल बाद ये कितने हो जाते हैं 600, बट आउट ऑफ दिस 300 आर ओल्ड कस्टमर्स, ठीक है। एक साल के बाद जैसे कि 2021 में, ठीक है 2021 मतलब 20 खत्म होते हैं, जब 2021 की शुरुआत होती है तो वो देखता है कि यार मेरे पिछले साल का मैं थोड़ा निकालू कि मेरा सर्वाइवल रेट और चर्न रेट यानी रिटेंशन रेट और चर्न रेट है क्या, तो वो देखेगा कि कितने अभी मेरे एंड कस्टमर बचे हैं, तो ई से हम एंड कस्टमर लिख रहे हैं, और ई इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 600। वो देख रहा है कि 2020 तक ये 600 हो गए हैं, ठीक है। एंड में मेरे 600 कस्टमर हैं, ठीक है। 500 तक थे 2020 तक, और 2021 के लास्ट में वो देख रहा है, सॉरी 2020 के लास्ट में कि 600 कस्टमर हैं अभी फिलहाल में उसके पास। अब कह रहा है कि बट आउट ऑफ दिस 300 आर ओल्ड कस्टमर, ठीक है। इसमें से 300 ऐसे हैं, 300 जो कि इसके पुराने कस्टमर है, इस 500 में से ही, ठीक है। तो इस 500 में से अगर हम बात करें 300 कस्टमर ऐसे हैं जो ओल्ड हैं, ठीक है, ओल्ड। तो 200 कस्टमर क्या किए होंगे, यहाँ से लीव किए होंगे, है कि नहीं, ये सब क्या किए होंगे, यहाँ पे लीव किए होंगे। बाकी जो ये 300 हैं ओल्ड कस्टमर, और ये 600 कैसे हो गए, इसका मतलब कि 300 नए कस्टमर जुड़े होंगे, है कि नहीं, 300 नए कस्टमर जुड़े होंगे तभी तो ये 600 हुआ होगा। इसका मतलब हमको एन पता चल गया, एन क्या है यहाँ पे, न्यू कस्टमर एडेड, ठीक है, न्यू कस्टमर एडेड, न्यू कस्टमर एडेड, ठीक है। यहाँ पे अब हम बात करें न्यू कस्टमर एडेड कितना है, यहाँ पे 300, ठीक है। तो देखिए हमको एस भी पता है, ई भी पता है, एन भी पता है, तो इसका अब हम लोग इसको फार्मूले में रख सकते हैं। रिटेंशन रेट का मैंने आपको फार्मूला पहले ही लेक्चर में बताया था, क्या होता है कि नंबर ऑफ कस्टमर एट एंड ऑफ द पीरियड, तो ई माइनस नंबर ऑफ कस्टमर एट स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड, सॉरी नंबर ऑफ न्यू कस्टमर एडेड, तो ये कितने हैं 300 हैं, तो यहाँ पे एन पहले लिख लेते हैं फार्मूला, ई माइनस एन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कस्टमर एट स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड, हमेशा स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड में जितने भी नंबर ऑफ कस्टमर थे वो नीचे रहेगा, ठीक है, इतना इंटू 100, ये आपका फार्मूला था रिटेंशन रेट का। अब ई इज इक्वल्स टू आप यहाँ पे रख लीजिए कितना है 600, और एन कितना है यहाँ पे, एन आपका है 300, 300 नए कस्टमर ऐड हुए हैं, क्योंकि 200 देखिए पुराने ही थे, सॉरी 300 पुराने ही थे, तो 200 यहाँ पे ओल्ड कस्टमर कितने थे, अच्छा यहाँ पे फिर से एक बार ओल्ड कस्टमर यहाँ पे 300 है, 300 ओल्ड कस्टमर्स हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे 300 इसके ओल्ड कस्टमर है, टोटल 600 हो गए थे, इसका मतलब 300 ही नए कस्टमर जुड़े थे, ठीक है, 200 यहाँ पे लीव कर गए थे, सही है। तो 300 नए कस्टमर ऐड होंगे तभी तो ये 600 होगा, क्योंकि 300 तो इस 500 में से 300 पुराने ही थे, है कि नहीं, इस 500 में 300 उसके पुराने ही कस्टमर थे, बाकी 200 छोड़ के चले गए हैं, लेकिन एंड तक वो देख रहा है 600 कस्टमर हो गए थे, तो इसका मतलब 300 नए आकर के जुड़े हैं, यानी कि 300 नए उसके कंपनी से जुड़े हैं तभी तो यहाँ पे 600 हो गया है, तो एन इज इक्वल टू 300 यहाँ पे, ठीक है। तो बस यही वैल्यूज को आप ई एन एस पुट कर दीजिए, एस कितना है यहाँ पे आपका स्टार्टिंग में 500, बस ये हो गया इंटू 100, तो ये आपका देखिए क्या निकल गया 600 और 300 कितना हो गया, सिंपली 300, और ये आपका 500, और ये आपका 100, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे सिंपली कितना आ गया है आपका 5-6, तो 60% आ गया है आपका, ठीक है 60%। तो आपका जो रिटेंशन रेट है वो कितना आया, रिटेंशन रेट वो आपका कितना आ गया 60%, ठीक है, 300 ऊपर हो गया, और यहाँ पे 500 क्योंकि स्टार्टिंग में इतने थे, तो 60% अगर आपका रिटेंशन रेट आ गया है, तो अब आप आराम से चर्न रेट पता कर सकते हो। चर्न रेट मैंने बताया 100 में से आपको क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 100 माइनस 60 दैट इज 40%, तो वैसे भी आपको ऑप्शन में दिख जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये फार्मूला आप जरूर याद रखिएगा रिटेंशन रेट का, ई माइनस एन अपॉन एस, ई का मतलब कितने एंड में कस्टमर हैं या बचे हैं, और एन का मतलब न्यू कस्टमर एडेड जो हुए हैं, और एस का मतलब स्टार्टिंग में जो कस्टमर थे, और इंटू 100 कर देंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में जो दिया जाए उसमें नए कस्टमर ऐड ही ना हुए हों, ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में 500 कस्टमर थे और 400 ही बचे, तो कहाँ कोई ऐड ही नहीं हुआ, ठीक है। तो जब ऐड नहीं होता है तो एन इज इक्वल टू वहां पे 0 आप ले लोगे, ठीक है, 0,
तो यहाँ पे तो ऐड हुए थे, क्योंकि हमने देखा कि 300 पुराने कस्टमर थे, एंड तक जाते जाते ये 600 हो गया था। इसका मतलब 300 में 300 और नए आए होंगे तभी ये 600 हुआ होगा, ठीक है। बाकी 200 लोग लीव कर गए थे। अब ये तो रहा कि चर्न रेट आप निकाल सकते हो अगर आपको रिटेंशन रेट पता चल गया। लेकिन क्वेश्चन अगर बदल दिया जाए, यहाँ पे न्यू कस्टमर एडेड ना दिया जाए, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो हम चर्न रेट कैसे निकाले, कैसे हम इसको वेरीफाई कर ले कि हाँ जो रिटेंशन रेट हमारा होता है वो चर्न रेट से 100 से अगर हम चर्न रेट घटा दे तो आ जाएगा। देखिए अब अगर हम लोग यहाँ पे उल्टा करते हैं, यही चीज अगर हम लोग चर्न रेट पहले फाइंड करते हैं, चर्न रेट, तो उसका क्या फार्मूला होता है चर्न रेट का। तो ये आपका होता है कस्टमर, देखिए चर्न रेट की, चर्न कस्टमर ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड अपॉन टोटल कस्टमर एट द स्टार्टिंग ऑफ दैट पीरियड। तो स्टार्टिंग ऑफ दैट पीरियड मतलब एस, ये कितना था 500, हमको पहले से पता है एस इज इक्वल टू 500, यहाँ पे स्टार्टिंग में थे कस्टमर, ठीक है। ऊपर क्या है चर्न कस्टमर ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड, उस एक साल के अंदर जितने कस्टमर चर्न हुए हैं। चर्न कस्टमर का फॉर्मूला होता है कि कस्टमर एट स्टार्ट ऑफ द पीरियड, यानी कि ई, मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में, कस्टमर एट एंड पीरियड, सर यहाँ पे एस होगा, स्टार्ट का मतलब एस, एस माइनस ई, और यहाँ पे प्लस न्यू कस्टमर एक्वायर्ड इन दैट पीरियड प्लस एन, जितने न्यू कस्टमर यहाँ पे एक्वायर्ड हुए हैं, ठीक है। ये आपका है चर्न कस्टमर। तो ये चर्न कस्टमर देखिए ऊपर है और स्टार्टिंग में जितने कस्टमर है वो नीचे है। तो एस माइनस ई कितना होगा, एस यहाँ पे 500 है, ई यहाँ पे 600 है, प्लस एन, न्यू कस्टमर कितने ऐड हुए थे 300 हमने देखा था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, देखिए 500 और 600 को आप घटाओगे तो ये -100 हो गया और ये प्लस 300 हो गया, दैट मीन्स टोटल ये आपका 200 हो गया, ठीक है। तो ये जो चर्न कस्टमर आया मेरा, सॉरी यहाँ पे चर्न कस्टमर वो कितना आया 200, तो इसी 200 को हमको ऊपर लिख देना है, 200 बटे 500, यहाँ पे आप 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये आपका कितना आ गया 40%, ठीक है। देखिए 60% आपका क्या आया था रिटेंशन रेट, 40% चर्न रेट। तो आप इससे ये प्रूफ होता है कि जो रिटेंशन रेट है और चर्न रेट वो क्या है आपका 100 से आप उसको अगर घटा देते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब एक तरीके से एक दूसरे के इनवर्स टाइप से हैं, ठीक है। अगर ये 60 है तो ये 40, ये 70 है तो ये 30। तो आई होप ये चर्न रेट और रिटेंशन रेट से रिलेटेड आपके जो भी प्रॉब्लम रहे होंगे वो सॉल्व हो गए होंगे, कैसे हमको निकालना है एक बार इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर यहीं तक करते हैं, 50 क्वेश्चन ये आपके रहे, ठीक है, अब तक 1 से लेकर के। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।